अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर वाइज डबल प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज हुआ था नीट 2025 के लिए, उसका टेस्ट नंबर 3 जिसमें काइनेमेटिक्स है। और इस पेपर को पहले अपन डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 तुम देख सकते हो। इसमें जो डिस्कशन का ऑर्डर है वो इस तरीके से है, जिसका जो भी डाउट है, जिस स्टूडेंट का जो भी डाउट है वो उसके अकॉर्डिंग आगे पीछे करके इसको देख सकते हो। जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 करूंगा, फिर 7, 15, 20, 26, 30, 33 एंड 34। ये सारे क्वेश्चंस मेरे पास आपके थ्रू आए हैं जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसको क्या ये डायरेक्ट रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। डायरेक्ट रिकॉर्ड कर देने से क्या है कि जिसका जो डाउट है आप डायरेक्टली वहां पे जा सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 से ऑर्डर ध्यान रखना। जिसका डाउट, सपोज करो किसी का डाउट 34, तो सीधे इन पे पहुंच जाओ। अब देखो टेस्ट का, ये टेस्ट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। टेस्ट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कहता है कि प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड। अब ये डाउट किसका है ये नाम मैं नहीं बोल रहा, अब उसमें सब आप ही लोगों में से किसी का होगा तो नाम से आवश्यकता नहीं। जिसका जो डाउट है उसको पता ही होगा, डायरेक्ट तुम उसको देख लेना। चलो, अब प्रोजेक्टाइल को कहा कि प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विथ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा। बेसिक बात है, ठीक है, ऐसे ही फायर करते हैं प्रोजेक्टाइल को, कोई प्रॉब्लम नहीं। विद द ग्राउंड, प्रोजेक्शन में जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो हमेशा एंगल ग्राउंड से लिया जाता है। क्वेश्चन में कभी कभी एंगल वो वर्टिकल से दे देगा तो वहां पे थोड़ा अलर्ट होना पड़ता है। एंगल हमेशा ग्राउंड से लेंगे और यहाँ पे ग्राउंड से लिया हुआ है। कह रहा है एट सम इंस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन इट्स वेलोसिटी मेक्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। कह रहा है कि किसी समय में इसकी जो नेट वेलोसिटी है उसने हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाया है, ठीक है। कह रहा है कि स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट दिस टाइम विल बी, तो उस इंस्टेंट पे जब इसकी नेट वेलोसिटी ने हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाया उस समय इसकी स्पीड क्या होगी। स्पीड मतलब इसने आपसे पूछा है कि जो इसका मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू आप बताओ कि क्या होगा उससे। ठीक है, ये तो आसान है मेरे ख्याल से, जो सॉल्यूशन दिया हुआ था उससे बात समझ में आ जानी चाहिए। नहीं आई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो सिचुएशन ये है कि ऐसे इसको फेंका गया, देखिए प्रोजेक्टाइल को नीचे से थीटा से फेंका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो इसकी वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे। मैं अगर डायग्राम को फिर से बनाऊं तो मैं तुमको ऐसे समझा सकता हूं, ये देखो। जिसने कहा क्या कि भाई शुरुआत में तो आपने इसको फेंका यू से, ठीक है भैया, यू से फेंका। अब यू से जब फेंका तो जो एंगल यहां से बन रहा था वो था थीटा, मतलब इस u के दो कंपोनेंट हुए। ये कहलाया तुम्हारा u cos थीटा और ये कहलाया तुम्हारा u sin थीटा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि किसी समय पे ऐसा हुआ कि वेलोसिटी ने हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाया। वो समय कोई भी हो सकता है। मैंने मानो यहाँ का समय माना, ये इसकी वेलोसिटी थी और ये इसका हॉरिजॉन्टल था, और इसके बाद से ये एंगल मान लो मैंने ऐसा कहा कि ये एंगल अल्फा है, ये इसकी वेलोसिटी भी। तो इस v के फिर से दो कंपोनेंट होंगे, इधर वाला कहलाएगा v cos अल्फा और इसका एक कंपोनेंट नीचे अगर कर देता हूं तो ये कहलाएगा तुम्हारा v sin अल्फा। हम तो ये जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का वो इक्वल होता है अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो 0 होती है। एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में लगता है जो कि g के इक्वल होता है, और इस g को आपको साइन के साथ रखना है। अगर आपने ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लिया तो नीचे वाला निगेटिव होगा, और अगर नीचे वाला निगेटिव होगा तो इस कंडीशन में g निगेटिव होगा। बेसिक बात है, थोड़ी सी बोल दी। यानी कि मेन बात यहाँ पे ये है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इक्वल कर दो, क्योंकि वही इक्वल होता है। तो जो v cos अल्फा है वही u cos थीटा होगा। बस सिंपल लिख देना है कि ये जो हमारा u cos थीटा है
वही हमारा v cos अल्फा है। अब यहाँ से v की वैल्यू कोई निकाल ले तो आराम से निकाल सकता है, u cos थीटा अपॉन अपॉन cos अल्फा, cos अल्फा। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में इसने सेक वगैरह के टर्म में ऐसे करके लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो देखो u cos थीटा से तो कोई दिक्कत नहीं, और 1/cos अल्फा को तुम चाहो तो सेक अल्फा भी बोल सकते हो, तो इसको तुमने कह दिया सेक अल्फा। तो इस तरीके से जब तुम देखोगे तो तुम्हारा आंसर इसमें से मैच कर जाएगा, और ए नंबर वाला मैच कर रहा है, ए नंबर वाला मैच कर रहा है। यही इसकी कहानी थी। यहाँ भी उसी तरीके से लिखा हुआ था, लेकिन आपको अब वहां पे डिटेल में समझा दिया तो आप बात समझ गए। तो आंसर इसका है भैया ए। आसान है, यही तो बात इसने भी कही थी। प्रिंटेड जो आपको दिया था उसमें भी तो यही बात थी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज सेम। यही हमने भी लगाया है, यही हमने भी लगाया है। हाँ, बस ये जो है ना, उसने उसने u cos थीटा यहाँ पे v नहीं, यहाँ u होगा। ये जो सोल्यूशन करा है ना उसने, ये देखो वो लिखने में गड़बड़ कर दी, ये u होगा, u होगा। हो गया, खेल खत्म। चलिए अब हम बढ़ रहे हैं, आराम से देख लो, आराम से उसको पॉज करके नोट कर लेना, समझ लो। अब देखो, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहा हूँ। 3 नहीं भैया, 3 तो हो गया। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। टेस्ट नंबर 3 है, टेस्ट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 7 पे जा रहे हैं। टेस्ट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 7 पे जा रहे हैं। ऐसे एक बढ़िया सवाल इसमें 4 भी था, सीढ़ी वाला, लेकिन किसी ने पूछा नहीं। आप लोग जीनियस हैं, किसी का डाउट नहीं रहा, हो सकता है सॉल्यूशन से क्लियर हो गया हो, अच्छी बात है। डाउट वही भेजना है जो आपको सॉल्यूशन जो प्रिंटेड मिला है उससे क्लियर नहीं। इससे ये फायदा होगा कि मुझे ऐसा लगेगा कि आपको वो डाउट समझ में नहीं आ रही है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है, हो सकता है कॉन्सेप्ट में बात हो। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करने तो हूँ नहीं, मैं यहाँ पूरा डिस्कस करूंगा। अब आप समझो, अगर आपने आपने 45 क्वेश्चन में से अगर 25 मेरे को डिस्कस कराने के लिए भेज दिया, और 25 क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस करने लगा, डिस्कस और सोल्यूशन में फर्क होता है। और मैंने अगर एक क्वेश्चन को 5 मिनट में डिस्कस किया, अब आपने 125 तो वही हो गए। अब आप देखो लगभग 2 घंटे डिस्कस में लग जाएगा, और इसी 24 घंटे में से आगे का क्वेश्चन भी मुझे बनाना है, अभी जो नई टेस्ट सीरीज आ रही है उसके ऊपर भी काम करना है। सारा काम इसी 24 घंटे में से करना है, हर तरीके से, हर तरह के बच्चे के लिए, एक एक के लिए। तो मेरे भी समय का इंपॉर्टेंस समझिए। इसीलिए क्वेश्चन वही भेजिए जो आपके कोशिश के बाद, सॉल्यूशन के बाद, आपकी मेहनत के बाद, नोट्स देखने के बाद आपसे नहीं बना, ताकि उसके ऊपर काम किया जाए। मुझे भी तो लगे कि अच्छा हाँ, इसमें बच्चे ने बहुत मेहनत कर ली फिर भी नहीं बना। ऐसे नहीं कि सुबह उठे धड़ 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 धड़, कोई क्वेश्चन मोटा लगा, उसको सोल्यूशन मोटा लग रहा है, सीधा भेज दो। नहीं, जो तुमसे नहीं बना वो भेजो, लड़ने के बाद भेजो कि मदद चाहिए इसमें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे मैथमेटिकली तो ये बड़ा शानदार सवाल है, मैथमेटिकली बड़ा शानदार सवाल है। अब इसको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बढ़िया सवाल है। क्या कह रहा है कि आपको ये ग्राफ गिवन है, ये ग्राफ गिवन है, इसको उधर लेके चलते हैं, आइए समझते हैं इसको। ये रे, बढ़िया सवाल। चलो सबसे पहले ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये v वर्सेस x का है, और स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। स्ट्रेट लाइन दिखते ही हमारे मन में आना चाहिए क्यों ना हम कंपेयर खेलें। अच्छा, थोड़ी सी बात आपको समझाता हूँ। यहाँ पे कोई भी कह देगा कि जो ये स्लोप यहाँ दिख रहा है, वो स्लोप दिख रहा है मुझे निगेटिव। कैसे कैसे, ये देखो, ये देखो, ये जो एंगल बन रहा है थीटा, ये 90 से ज्यादा है, और थीटा 90 से ज्यादा जब जब होता है स्लोप निगेटिव होता है। अच्छा, लाइन बिल्कुल सीधी है ग्राफ की, ये देखो बिल्कुल सीधी लाइन चल रही है ग्राफ की, इसका मतलब स्लोप एक तो निगेटिव होगा और दूसरा कांस्टेंट होगा। ये ग्राफ देख के लग रहा है।
अच्छा, y एक्सिस पे कौन है? वेलोसिटी। x एक्सिस पे कौन है? x एक्सिस पे अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, x एक्सिस पे इसने कहा है डिस्प्लेसमेंट है, उसको इसने x से डिनोट किया है और वेलोसिटी को v से किया है। बढ़िया बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लड़ाई ये है कि स्लोप का क्या करें, स्लोप कैसे निकाले? तो कंपेयर से निकालेंगे, लेकिन एक बात देख के तो हमारा मन खुश हो गया कि इतना तो श्योर है कि स्लोप निगेटिव होगा। अच्छा, चलो इसको कंपेयर करें। जब इसको कंपेयर करोगे तो तुमने मान लो, इधर चलते हैं, तुमने लिखा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा, अब यहां से y का काम कौन कर रहा है? तो देखो y का काम कर रहा है v, तो आपने y नहीं, y की जगह v रखा। अब लड़ाई है m का क्या करें। पहली बात, m स्लोप होता है, अब वो स्लोप है निगेटिव, तो स्लोप को तो पहले तुम निगेटिव लगा दो। रही बात उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड तुम जानते हो, स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ऊपर का टर्म डिवाइडेड बाय नीचे का टर्म। तो ऊपर का टर्म कौन है भैया? ऊपर का टर्म है v नॉट। देखो ये देखो ग्राफ, ऊपर का टर्म मतलब v नॉट, नीचे का टर्म मतलब x नॉट। dy बाई डी एक्स करते हो, ऊपर का टर्म डिवाइडेड बाय नीचे का टर्म। तो ऊपर में तुमने रखा यहाँ से v नॉट और नीचे रख दिया तुमने यहाँ से x नॉट। ये हो गया स्लोप का काम। अब बात x की है, तो x एक्सिस पे तो x ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात ये है कि मैं अब इंटरसेप्ट पे क्या लिखूंगा? प्लस सी। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि y एक्सिस पे किधर कटिंग हो रही है, तो ये रहा हमारा y एक्सिस पे पॉजिटिव का v नॉट कट हो रहा है, यानी कि मैंने यहाँ पे प्लस का v नॉट ऐसे करके लिख दिया। ये हमने v की वैल्यू निकाल ली, v हमारा इस तरीके से निकलेगा। तो जैसे कोई पूछे v क्या आएगा, तो v इक्वल टू आएगा माइनस ऑफ v नॉट अपॉन x नॉट इंटू एक्स प्लस का v नॉट। ये v की वैल्यू है, ये v की वैल्यू है जो ग्राफ देख के मेरे पास आया है। और समझते हैं, और समझते हैं। अच्छा, अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में हर जगह एक्सिलरेशन दिया है। हमसे क्या किया इसने, क्या बात करी, हमसे एक्सिलरेशन पूछा है, एक्सिलरेशन पूछा। अब एक्सिलरेशन पूछा है, अच्छा, और एक्सिलरेशन पूछा है, और ग्राफ में, सारे ग्राफ में देख लो नीचे एक्स एक्सिस है। अच्छा, जो नीचे वाली एक्सिस है, क्या हो गया भैया, क्या हो गया, अरे भैया ये क्या, ये क्या हो गया, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया है। पेन भाई साहब थोड़ा आराम कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, ठीक। एक्सेलरेशन पूछा है और नीचे एक्स एक्सिस, ओके। और हम चर्चा कर रहे थे वी की। अब ए हो, वी हो, एक्स हो, इतनी तरह की जब बात होती है तो तुरंत मन में विचार आता है कि एक रिलेशन हमको पता है ए का, वी डीबी बाई डी एक्स। सोचो, ये पता है तुमको, ए वी डीबी बाई डी एक्स, ए इक्वल्स टू वी डीबी बाई डी एक्स। अब कुछ नहीं, अब तो बस हो गया। ए इक्वल्स टू वी, तुम अभी अभी निकाल के लेके आए हो, वी तुम अभी अभी निकाल के लेके आए हो, ये वाला, इसको उठा के इधर रख दो। तो ए के जगह पे देख दो माइनस ऑफ वी नॉट अपॉन एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट, ये तो तुमने भैया वी लिखा। अब लड़ाई है डीबी बाई डी एक्स की। डीबी बाई डी एक्स एक्चुअली में ये क्या है, ये स्लोप की वैल्यू तुम लिखना चाह रहे हो, ऊपर में ऊपर का टर्म डिवाइडेड बाय नीचे का टर्म, ऊपर का टर्म डिवाइडेड बाय नीचे का टर्म, डीबी बाई डी एक्स, ऊपर का टर्म डिवाइडेड बाय नीचे का टर्म। अच्छा, इसका मतलब जो तुम्हारे पास डीवी बाई डी एक्स है, सोचो उसकी वैल्यू क्या है, ये स्लोप ही तो है। पहली बात, ये स्लोप निगेटिव है, तो कितना होगा, कितना होगा जरा सोचो। इसमें तुम आराम से साइन लगाओगे, माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट, समझो, माइनस
वी नॉट अपॉन एक्स नॉट, ये देख लो स्लोप लिख रहे हो तुम dv बाई डी एक्स, इस ग्राफ का स्लोप, स्लोप स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप मतलब dv बाई डी एक्स, इस ग्राफ का स्लोप निगेटिव है, ऊपर का टर्म है वी नॉट और नीचे का टर्म है एक्स नॉट, इसीलिए जब मुझे जरूरत पड़ेगी स्लोप के जगह पे वी नॉट अपॉन एक्स नॉट लिखूंगा, लेकिन निगेटिव में लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, अब तो आप गुना करिए, अब तो आप गुना करिए। यार आज पता नहीं पेन बीच बीच में देखो ये स्क्रीन ग्रे क्यों हो जा रहा है, सारे कलर गायब हो जा रहे हैं, पेन काम करना बंद कर रहा है। अरे भैया ऐसे मत करो, सारे कलर ही गायब हो गए। अरे ब्लैक एंड व्हाइट भी रहे जा भाई, फिर आ गया देखो, कलर आ रहे हैं, कलर जा, ऊपर का देखना ये कलर गायब हो जाते और ये का है कि ग्रे हो जाता सब कुछ, फिर पेन काम करना बंद कर देता। क्या दिक्कत आ रही है भैया इसको। चलो a इक्वल्स टू क्या बनेगा, आराम से सॉल्व कर लो इसको, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है भैया, इसको इससे कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, तो वी नॉट का स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, ये रहा तुम्हारा एक्स नॉट का स्क्वायर, अब ये इंटू एक्स और माइनस में आएगा तुम्हारा वी नॉट का स्क्वायर और अपॉन में यहां से आ गया एक्स नॉट, ये हो गई लड़ाई। अब तो कोई भी कह सकता है कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, तो y के जगह पे अब इसको कंपेयर करो, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, इसको देखो, इसको कंपेयर करो, तो m क्या काम कौन करेगा, ये, अच्छा m का काम ये करेगा, मतलब पहली बात तो ये स्लोप जो होगा उसका वो पॉजिटिव होगा, सोचो पॉजिटिव स्लोप, और प्लस सी इंटरसेप्ट, ओहो इंटरसेप्ट तो ये देखिए प्लस नहीं माइनस आ गया, इसका मतलब इंटरसेप्ट यानी कि जो मेरा सी आएगा वो निगेटिव आएगा और ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, तो बस अब कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉजिटिव स्लोप निगेटिव इंटरसेप्ट वाला ग्राफ होगा, पॉजिटिव स्लोप और निगेटिव इंटरसेप्ट वाला ग्राफ होगा, अब इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, देख लो एक ही ग्राफ है ऊपर वाला वही होगा। इस तरीके से आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ये है इसकी कहानी। सही है, सही है, इसको थोड़ा ऐसा तुक्का मारने में तो देखो फटाफट हो जाता, लेकिन तुक्का की बात नहीं है, आप इसको डिटेल समझो ताकि हाँ आए तो हम समझ जाए कि ग्राफ वाले क्वेश्चन जो होते हैं मैथ से होते हैं, और जब तुम जल्दी जल्दी करोगे तो टाइम तुम्हारा कम लगेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। आओ अब देखो, अब कौन है, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 15 की, क्वेश्चन नंबर 15 की, ये जो सवाल है ना ये इंक्लाइन प्लेन का सवाल है, ये जो सवाल है ये इंक्लाइन प्लेन का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15 इज बेस्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन। एक बार क्वेश्चन सब लोग पढ़ें, एक बार क्वेश्चन सब लोग पढ़ें, आराम से सब लोग पढ़ें इसको, ला 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 अब देखो, जब इंक्लाइन प्लेन के साथ, अच्छा इंक्लाइन प्लेन से एक बात मैं तुमको बता दूं, इंक्लाइन प्लेन जनरली नीट में नहीं पूछा जाता है, जनरली अभी तक तो देखो नहीं पूछा गया। अब क्या प्रोजेक्टाइल की बात है, प्रोजेक्शन की बात है, तो प्रोजेक्टाइल में बहुत वैरायटीज के सवाल बनते हैं, बहुत वैरायटीज के सवाल बनते हैं। अब उसमें से मान लो हमने इंक्लाइन प्लेन को इसलिए रखा है कि इंक्लाइन प्लेन में हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये सिलेबस में नहीं है और इस तरीके से, अब इसको हमने रखा है, इसकी कुछ टेक्निक होती है, बेसिक सवाल अगर आया कभी पेपर अगर कठिन बनने की इच्छा हुई उसकी, तो एक आध सवाल इंक्लाइन प्लेन में एक सवाल आ गया तो इसमें कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए, इसलिए क्यों छोड़ना किसी भी टॉपिक को,
इसलिए इसको रखा है। आप इसके बेसिक पे चलिए, आपसे बात आराम से बन जाएगी। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या चल रहा है। इसमें क्या कहा कि पहले एक इंक्लाइन प्लेन है और उस इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल बना हुआ है, उस इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो है तुम्हारे पास 30 डिग्री। इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो है 30 डिग्री और उसको फेंका है, उसको फेंका है। अब इसके लिए एक फोटो मैं यहाँ पे लगाता हूँ, आप उस फोटो पे ध्यान दीजिए। एक फोटो यहाँ सेट कर रहा हूँ, फोटो ये देखिए, इस पे आप ध्यान दीजिए। इस तरह से कुछ बात यहाँ पे होगी। अब देखो, जिसको इंक्लाइन प्लेन के बारे में डिटेल बात समझनी है ना, वो लेक्चर अपना जाना चैनल पे, और इस पे लेक्चर डले हैं अपने इंक्लाइन प्लेन के। हो सकता है आईआईटी वाले बच्चों को पढ़ाया होगा वो लेक्चर भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप उसको एक बार देखें तो इंक्लाइन प्लेन के सवाल सारे आपके वहां से हो जाएंगे। तो जिसको भी इंक्लाइन प्लेन पे कमांड करना है उसको एक बार लेक्चर देखना चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया। क्लासरूम का ही लेक्चर होगा, तो उसको डायरेक्ट क्लासरूम वाला लेक्चर है तो उसको आप आराम से देख सकते हैं। अब आप आइए, मैं आपको यहाँ से बेसिक आइडिया तो यहीं से मिल जाएगा। बेसिक आइडिया क्या है, आराम से शांति से समझोगे तो बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहली बात यहाँ ये होती है, सबसे पहली बात इंक्लाइन पे मैं तुमको सिखा रहा हूँ एक तरीके से, फिर से ध्यान से समझना। हम प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन सीखना चाहते हैं। अब देखो, प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन में सबसे पहला याद करो, जब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाता हूँ तो टाइम का फॉर्मूला, जैसे तुमको टाइम का फॉर्मूला क्या याद होता है, तुमको याद होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। लेकिन ये फॉर्मूला उतना एक्यूरेट नहीं है, ये फॉर्मूला उतना एक्यूरेट नहीं है। हाँ, काम चल जाता है, मोस्टली के सवाल बन जाते हैं, लेकिन अगर सोचो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2ui अपॉन ay। सोचो, लिख सकते हैं ना, 2ui अपॉन ay। ui मतलब u sin थीटा और ay मतलब g। तो प्रोजेक्टाइल मोशन वाले केस में जैसी कोई तुमसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे तो तुम यही रिलेशन यूज करना कि 2ui अपॉन ay, पहली बात। अच्छा, रेंज की बात, रेंज का वहां पे काम चल जाता था, वहां पे काम चल जाता था ux, रेंज का काम वहां चल जाता था ux इंटू टी, रेंज का काम चलता था ux इंटू टी से। अब जरा सोचना, जैसी रेंज का काम ux इंटू टी से चलेगा, जैसी रेंज का काम ux इंटू टी से चलेगा, ये कब चलता था, ये तब चलता था कि जब हमारे पास ax की वैल्यू क्या हो जाती थी, 0। लेकिन प्रोजेक्टाइल में ऐसा नहीं है। मतलब कौन सा प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन। प्रोजेक्टाइल में तो मोस्टली जनरल प्रोजेक्टाइल में तो होता है x बराबर 0, लेकिन ये केस अलग है। ये प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन, प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन में ऐसा नहीं है। प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन में क्या होता है भैया, तो वहां पे ax कुछ होता है, 0 तो नहीं होता। अब क्या होता है अभी देखेंगे। और वहां पे ay तो कहीं भी 0 नहीं होता, तो ay भी 0 नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब रेंज का ये फॉर्मूला ux इंटू टी ये प्रोजेक्टाइल में तो नहीं चलेगा। अब जरा सोचो, अगर ये नहीं चलेगा तब कौन सा फॉर्मूला वहां यहाँ चलना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला यहाँ चलना चाहिए। अब मैं तुमको इस बात को यहाँ समझाता हूँ, देखो क्या होगा। अब समझो बात को, अगर मेरे से कोई सिंपल एस पूछे तो मैं कह सकता हूं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहां से ए को अगर वो 0 कर देता तो एस बराबर यू टी से काम चल जाता। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या करना है, जब इंक्लाइन प्लेन की बात हो तो आपको चाहिए रेंज, तो एस के जगह आर पुट करोगे, यू नहीं, यू की जगह एक यू एक्स, इसके जगह टी प्लस 1/2 ए नहीं, तुम यहाँ पे ए एक्स पुट करोगे, इसके जगह ए एक्स पुट करोगे, और यहाँ पे टी और इसका स्क्वायर। ओ, इसका मतलब जब प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन में मेरे से रेंज पूछा जाएगा तो मैं इस फॉर्मेट पे डील करूंगा। और यहाँ पे मुझे अगर कोई क्या क्या बता दे तो मेरा रेंज आ जाएगा, यू एक्स बता दे, ए एक्स बता दे और टी बता दे, मेरा काम चल जाएगा। दूसरी बात, ये सबको मैं साइन के साथ यूज करूंगा, यू एक्स को भी साइन के साथ यूज करूंगा, और जब ए एक्स निकालूंगा तो इसको भी साइन के साथ यूज करूंगा, मेरा रेंज निकालने का काम हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए
इसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पहुंचे। जैसे यहाँ पहुंचे तो थोड़ी सी बात और यहाँ करनी पड़ेगी। एक तो क्या है कि मान लो ये है इंक्लाइन प्लेन जिसका एंगल थीटा है कितना 30 डिग्री, तो तुम इसका एक नाम दे दो। लेट सपोज इसको तुमने बीटा कह दिया, और इंक्लाइन प्लेन से इसको फेंका गया है 30 डिग्री पे, तो इसको तुमने मान लो अल्फा कह दिया। तो ऊपर का एंगल अल्फा, अल्फा कौन सा एंगल है? अल्फा इंक्लाइन प्लेन से एंगल है, और जिससे तुमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किया है ना इंक्लाइन से 30 डिग्री, उसका नाम हमने अल्फा दिया और नीचे वाले का नाम बीटा दिया। ये एंगल अलग अलग भी हो सकता था नाम, लेकिन तुम फिक्स रखना, इससे थोड़ी आसानी होगी। अब जरा सोचो, तुमने ऊपर 30 मीटर पर सेकेंड से इसको प्रोजेक्टाइल को यहां से फेंका। अब देखना, तो इसके इस स्टाइल में बात बनेगी, यानी कि एक कंपोनेंट जो इसका होगा ये ऊपर की तरफ ऐसा। देखो ये तो तुम्हारा कौन था भैया? ये था यू। यू कितना? 30 मीटर पर सेकेंड। एंगल कितना? थीटा। तो क्या तुम इसका नाम यू कॉस अल्फा बोल सकते हो? यू कॉस अल्फा। अब लड़ाई ये है यू कॉस अल्फा क्या है, तो ये यू एक्स है। यू एक्स बराबर यू कॉस अल्फा। सही है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या यू वाई भी निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो ये जो तुम ऊपर की तरफ दिखा रहे हो ये तुम्हारा यू वाई हो गया, और यू वाई के जगह पे तुम यहाँ लिख सकते हो यू साइन अल्फा। चलो ये तो कुछ तूफान है नहीं, तो इसको लिख देते हैं यू वाई की जगह यू साइन अल्फा। दो चीजें हम निकाल लिए। अब लड़ाई है कि एक्सीलरेशन। हाँ, यहां ऐसा नहीं कह सकते कि ए वाई की वैल्यू होगी और ए एक्स हमारा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम देखो जो ये एक्चुअली में क्या हो रहा होता है, एक्चुअली में प्रोजेक्टाइल हो रहा था, लेकिन हमने रास्ते में एक टेढ़ी दीवार खड़ी कर दी। सोचो, एक वॉल खड़ी कर दी। नहीं तो बॉडी को फेंकते, बॉडी ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके गिर जाती, लेकिन हमने क्या किया, उसके रास्ते में ही एक दीवार खड़ी कर दी। एक दीवार खड़ी करते ही बॉडी यहाँ पे टकरा कर रुक गई। और यही जो कंडीशन होता है यही प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन कहलाता है। अब तुमने रास्ते में दीवार खड़ी कर दी। अब जरा सोचना, अब क्या होगा कि जो तुम जी लगाते हो वो जी तो हमेशा वर्टिकल लगता है, ये तुमने जी लगा दिया। अब जरा देखो, ये एंगल बीटा है भैया, ये 90 है, तो क्या ये 90 माइनस बीटा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब ये 90 माइनस बीटा हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर यू डाल लेता हूं, तो क्या मैं इसको बीटा नहीं बोल सकता? और जैसे ही इसको बीटा बोलूंगा तो ये कहलाएगा जी कॉस बीटा। अब देखना भैया, ये नीचे की तरफ है इसीलिए मैं इसको निगेटिव ले लेता हूं। अच्छा, अब इसके एक और कंपोनेंट बनेंगे, वो इधर बनेंगे। अच्छा, इधर बनेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा जी साइन बीटा। अब ये भी इधर पीछे की तरफ है इसीलिए इसको निगेटिव ले लिया। क्या कर रहे हैं हम? हमने क्या किया समझना, हमने क्या किया, हमने इधर के डायरेक्शन को निगेटिव, इधर के डायरेक्शन को पॉजिटिव, हमने नीचे के डायरेक्शन को निगेटिव और ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है। डायरेक्शन एक फिक्स करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है भाई, अब यूएक्स की बात ठीक है। अब जरा सोचो, अब जरा सोचो, मैं यहां से एक तो मुझे ए एक्स चाहिए और दूसरा मुझे ए वाई चाहिए। ए एक्स क्या होगा? ए एक्स क्या होगा इसमें सावधानी, जनरली ए एक्स क्या होगा? अब होता यहां ये है कि जो तुम अलोंग द इंक्लाइन जो पोर्शन है ना, अलोंग द इंक्लाइन जो पोर्शन है इसी को एक्स एक्सिस मानो। सोचो, जो दीवार है इसी दीवार को एक्स एक्सिस माना, इसीलिए ए एक्स कंपोनेंट जो होगा वो होगा माइनस ऑफ जी साइन बीटा। ये वाला, ये एक्स कंपोनेंट होगा, दीवार ही एक्स एक्सिस है। ये हो गया माइनस ऑफ जी और यहां से आ गया साइन बीटा। अच्छा थोड़ा सॉल्व कर लें क्या इसको? तो माइनस ऑफ जी साइन बीटा, अच्छा और बीटा 30 डिग्री है और माइनस का जी करोगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आएगा माइनस का 5, माइनस का 5। कोई दिक्कत नहीं है। ए वाई की वैल्यू बताओ, ए वाई। अच्छा ये रहा ए वाई, यही तुम्हारा ए वाई है। अच्छा ठीक है, और ये जो तुम्हारा था ये ए एक्स था। ए वाई ये आएगा माइनस ऑफ जी कॉस बीटा। ठीक है, माइनस ऑफ जी कॉस बीटा,
इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस ऑफ जी कॉस बीटा यानी कि माइनस का 10 और कॉस बीटा के जगह पे तुम रखोगे कॉस 30, कॉस 30 की जगह रखोगे √3/2, ये 2 से जा रहा है यानी कि ये कहानी आ रही है माइनस का 5√3। चलो यू एक्स ए एक्स, अच्छा चलो यू एक्स भी सॉल्व कर लें। यू एक्स कितना होगा, अब देखना u कॉस अल्फा है और u हमारा है 30 डिग्री, सॉरी u की वैल्यू है 30 और कॉस अल्फा मतलब कॉस 30, कॉस 30 मतलब √3/2, काट पीट दो तो ये है 15√3। यू वाई कितना होगा, यू वाई देखो यू वाई की जगह पे देखो u30, साइन अल्फा मतलब साइन 30, साइन 30 रख दो, साइन 30 बोले तो आधा, यानी कि ये आ गया तुम्हारा 15। अब बात ये है कि मुझे अब हर चीज पता है, यू एक्स पता है, यू वाई पता है, ए वाई पता है, ए एक्स पता है, सब पता है। अब बस फॉर्मूले में इसको सेट करना है, फॉर्मूले में इसको सेट करना है। अब करना ये है कि हमारे पास, अगर मैं इसके कैलकुलेशन में देखूं तो विशेष इसमें है नहीं टेंशन, तुम यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। अब बस टाइम ऑफ फ्लाइट का पता कर लो, टाइम ऑफ फ्लाइट पता कर लो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अभी सीखा है 2u/a/y, 2 u/y के जगह पे क्या पुट करेंगे, अभी हम करके आए हैं, u/y चेक कर लेते हैं क्या आया, 15 आया हुआ है भाई देखो, u/y के जगह पे 15, ay ओहो ay 5√3। अब टाइम है तो उसमें क्या साइन रखने का, तो ये इसके जगह पे रख देते हैं 5 और ये √3 ऐसे लिख देता हूँ। ये कितना जाएगा, 5 से 3, √3 से √3, ये भैया 2√3 दिख रहा है, 2√3 दिख रहा है। ये कहानी आ गई 2√3 की, ठीक है भाई, यानी कि टाइम मिल गया मुझे 2√3। अब देखो मामला सेट है, आगे का, आगे का मामला सेट है। मुझे रेंज चाहिए होगा, ये रिलेशन लगाना पड़ेगा, रेंज चाहिए होगा, ये रिलेशन लगाना पड़ेगा। अब मुझे सब पता है, अब मुझे सब पता है, सब पता है। अब देखो, अब बस r की वैल्यू रखते जाओ, r इक्वल्स टू, देखो सबसे पहले ux हम निकाल चुके हैं 15√3, उसके बाद इंटू t निकाल चुके हैं 2√3 प्लस, अब देखना हाफ, अच्छा अब देखना मैंने कहा साइन जरूरी है। अब ax हम निकाल चुके हैं, कितना आया था भैया ax माइनस का 5, चेक कर लो माइनस का 5, उसके बाद t टाइम, टाइम 2√3 और इसका स्क्वायर, यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। सॉल्व कर लेते हैं, देखो √3 3 हो गया और 15 गुने 2 30 और इससे क्या हो गया 90, ये तो कहानी 90 की हो गई, माइनस माइनस 2√3 और इसका स्क्वायर है भैया, ये कितना 3 और 4 12 इधर से, 12 इधर से और 2.5, 12 गुने 2.5 24 और 6 30, ये हो गया 30, ये आ गया 60 मीटर। हटा, ये पॉजिटिव आया समझो, ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का मतलब आगे, अरे आगे ही तो जाना था, आगे ही तो जाएंगे, तभी तो, तभी तो यहां से फेंकोगे और यहां पहुंचेगा। इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, इधर कुछ होता तो निगेटिव लिया जाता। ऊपर से भी फेंक सकते थे, वो भी ऐसे ही बन जाएगा। तरीका ये रखना, कोई भी सवाल 2 बार 3 बार जब देख लोगे ना इस वीडियो को तो मजा आ जाएगा तुमको, पूरा प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन समझ में आ जाएगा, प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन समझ में आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट को तुम इसको डिराइव भी कर सकते हो। तुम क्या करना, देखना समझना आराम से, अभी दीवार ही एक्स एक्सिस है, ये दीवार ही एक्स एक्सिस है, यानी कि जब बॉडी दीवार पे गिरेगी तो यहाँ पे y कंपोनेंट 0 हो जाएगा, यहाँ पे बॉडी गिर जाएगी दीवार पे आके, तो वहां पे y कंपोनेंट 0 कर देना, और वहां पे जैसे y कंपोनेंट 0 करोगे t की वैल्यू निकल जाएगी वहां से। आप ये रिलेशन ध्यान में रखिए, रिलेशन ध्यान में रखिए, बिना फॉर्मूले के करना तब ये बात बन जाएगी। मान लो एग्जाम में आया सपोज, तो कर लेंगे ना लास्ट में आराम से शांति में, लेकिन कर सकते हैं, रैंक देने वाले सवाल में आ जाएगा ये, कर सकते हैं आराम से, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई टेंशन नहीं, बेसिक से कर लिया। तो ये बात अभी हो गई है।
उसके बाद से अपन बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की कहानी, क्वेश्चन नंबर 20 की कहानी चले समझे क्या है मामला 20 का। कह रहा है थ्री पार्टिकल्स स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट द सेम टाइम, वन विथ वेलोसिटी v1, ध्यान से सुनते रहना, along x एक्सिस, सेकेंड along निगेटिव y एक्सिस, सेकेंड along निगेटिव y एक्सिस, अच्छा एक नीचे जा रहा है निगेटिव y एक्सिस, दूसरा वाला ध्यान रखना, दूसरा वाला ओरिजिन से नीचे जा रहा है। एक एक करके इसका सवाल पहले ड्रॉ करते हैं। एक बार सब लोग इसको सवाल को एक बार फिर से पढ़ें, एक बार सब लोग सवाल को पढ़ें। सवाल को पढ़ें। ठीक है, अब समझें, अब मेरे साथ साथ डायग्राम बनाएं। स्वस्थ भारत का इरादा, स्वच्छ। देखिए क्या हो रहा है मामला। अगर मैं ओरिजिन कुछ ऐसे बनाऊं और मैं ये देखूं, इसने हमसे क्या कहा, इसने कहा है 3 पार्टिकल है, तीनों ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं और एक पार्टिकल v1 स्पीड से x एक्सिस की तरफ जा रहा है। मान लो कोई पार्टिकल यहाँ है और इस पार्टिकल का नाम जो है a है, ये v1 स्पीड से x एक्सिस की तरफ जा रहा है, जाने दो, ऐसे जा रहा है और इसकी स्पीड है v1। अब जरा देखना, जो मैं दूसरा पार्टिकल जो है, मान लो ये ओरिजिन पे ही था दूसरा पार्टिकल, ये यहीं पे दूसरा पार्टिकल दिखा देता हूँ और जिसका नाम मान लीजिए b है, वो कह रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है और वो नीचे की तरफ जा रहा है कितनी स्पीड से, तो v2 से। ऐसी समझा रहा है। अब क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि थर्ड पार्टिकल मूव्स अलोंग द लाइन x इक्वल्स टू y। x इक्वल्स टू y कौन सी लाइन होती है भाई, x इक्वल्स टू y से सीधा मतलब है, ये कोई लाइन का इक्वेशन दिया। अब ये देखो, अगर आराम से तुम समझो कि y इक्वल्स टू, अगर मैं लिखूं mx प्लस सी और हमें x इक्वल्स टू y करना है, तो एक तो ये c को क्या होना पड़ेगा 0 और m को क्या होना पड़ेगा 1। स्लोप 1 मतलब tan थीटा में इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, मतलब थीटा कितना होना चाहिए 45। अच्छा, y इक्वल्स टू एक्स का मतलब होता है, y इक्वल्स टू एक्स का मतलब होता है कि तीसरी जो लाइन है ना भैया, वो ऐसी जाएगी। ये y इक्वल्स टू एक्स की बात है, दिस इज y इक्वल्स टू एक्स। और इस पे कहीं थर्ड पार्टिकल चल रहा है, इस पे कहीं थर्ड पार्टिकल चल रहा है जिसका नाम c है, उसकी स्पीड इसने दी नहीं है, तो चलो हमने v मान। ये तो शुरुआत की कहानी इसने दी है कि तीसरा कहीं यहां से चलना शुरू कर रहा होगा, इस लाइन पे चलना शुरू कर रहा होगा, ऐसे 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 ऐसे। अच्छा, मतलब एक चल रहा है लेफ्ट साइड में, नहीं राइट साइड में, ये रहा, एक चल रहा है नीचे और एक उधर जा रहा है। अब इसने हमसे कहा कि आप बताओ क्या द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल सो दैट 3 में ऑलवेज लाई ऑन द सेम लाइन, तीनों सेम लाइन पे लाई करने चाहिए, तीनों सेम लाइन पे लाई करने चाहिए, तो उसकी क्या कंडीशन हो सकती है, ये इसने पूछा। अब मैं तुमको एक फोटो दिखाता हूँ, साफ साफ प्रिंटेड एक फोटो दिखाता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। प्रिंटेड फोटो साफ साफ दिखाओ, देखो क्या है इसका मतलब समझा दूंगा, पहले फोटो पे विचार करते हैं। ये देखिए ये क्या है मामला, देखो टी टाइम के बाद की बात करनी है, टी टाइम के बाद की बात करनी है। अब जरा देखना,
तुम पहले बी वाले पे ध्यान दो, बी वाला नीचे की तरफ आ रहा था, तो टी टाइम के बाद बी वाला यहां पहुंच जाएगा, सोच के देखो। तो उसके कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, ये मेरा 0,0 था, इधर जाऊंगा तो एक्स एक्सिस, ऊपर जाऊंगा वाई एक्सिस। अच्छा अब जरा देखो, टी टाइम के बाद बी चूंकि इसी लाइन पे था, तो टी टाइम के बाद बी बढ़ता बढ़ता मान लो यहां आ गया। अब ए चूंकि इधर मूव कर रहा था, जो ए वाला है ना, ए को देखो, ए एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा था, तो ए वाले की कहानी ऐसी है, ए इधर मूव कर रहा था, किस स्पीड से, v1 से। और ये बी कैसे मूव कर रहा था, तो बी नीचे की तरफ मूव कर रहा था v2 से, हमने नीचे के डायरेक्शन को निगेटिव लिया, है ना। और जब इधर जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जरा कोऑर्डिनेट समझने की कोशिश करो। तो किसी टी टाइम के बाद, टी टाइम बाद की कहानी यहाँ है, टी टाइम बाद, तो टी टाइम बाद की स्थिति है कि ए वाला हमारा घूमते घूमते यहां पहुंच गया, ए यहां पहुंच गया, बी यहां आ गया, क्योंकि उसी लाइन पे चलना है, सी चलते चलते यहां पहुंच गया, ये सी यहां पहुंच गया, क्योंकि सी चलना है y इक्वल्स टू एक्स लाइन पे। अब ये कह रहा है कि आप तो ऐसा कुछ बताइए, आप ऐसा कुछ बताइए, आप बताइए द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल बताइए, सो दैट 3 में ऑलवेज लाई ऑन द सेम लाइन। तो हमने ऐसा माना कि जो डॉटेड वाली लाइन दिख रही है, इसी लाइन पे चलेंगे, इसके लिए सी की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। हमने पहले एक काम किया, टी टाइम के बाद से सी के कोऑर्डिनेट को निकाला। सी के कोऑर्डिनेट को समझना ही बहादुरी है। देखो सी के कोऑर्डिनेट को समझो, सी का कोऑर्डिनेट कहता है ये रहा इसका और ये इसकी कहानी है। सी के लिए बात कर रहा हूँ, सी के लिए ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा एक्स एक्सिस। चल कितने पे रहा है, 45 डिग्री पे। चल कितने पे रहा है, 45 डिग्री पे। अब जरा सोचो, टी टाइम के बाद इसके कोऑर्डिनेट y और x दोनों बराबर होंगे, y और x दोनों बराबर होंगे, तो जरा सोचो, इसके लिए इसको क्या होना पड़ेगा, एक को होना पड़ेगा VT/√2, एक को होना पड़ेगा VT/√2, VT/√2। आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी के कोऑर्डिनेट को देख लो, सी के कोऑर्डिनेट को देख लो, सी का, ये सी के लिए एक्स एक्सिस और ये सी के लिए वाई एक्सिस, सी के लिए एक्स एक्सिस, सी के लिए वाई एक्सिस। ये चले हैं कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे। ये जो एंगल है ये इनका एंगल है 45 डिग्री, 45 डिग्री। इसकी वेलोसिटी v है, v है, v 45, दो कंपोनेंट, एक हो गया साइन 45, एक हो गया कॉस 45, दोनों की वैल्यू वही आ रही है 1/√2। टी टाइम के बाद vt पहुंच गया, इसीलिए vt/√2 x और vt/√2 y। अब चलो देखो, ये बात क्लियर हो जाने के बाद से अब हम आराम से थोड़ा सा मैथ्स की तरफ जाएंगे तो बात बनेगी, मैथ्स की तरफ जाएंगे तो बात बनेगी। आओ समझते हैं, थोड़ा सा बता दूं तुमसे, हल्का सा मैथ्स समझाता हूं। जैसे मान लो कभी तुमसे कहा जाए स्लोप ऑफ अ लाइन कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स, स्लोप ऑफ अ लाइन कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स। अगर मान लो ऐसा कहा जाए, मान लो लाइन ऐसा है, एक है ए x1 y1 और दूसरा अभी चलो मान लो सी है जिसका नाम है x2 y2, और तुमसे स्लोप ऑफ AC पूछा जाए तो तुम क्या लिखोगे। उसका तरीका होगा, तुम लिखोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नहीं समझ में आया, मैं जानता हूं, फिर से देखो, फिर से देखो, दोबारा देखो, दोबारा देखो। अगर मुझे कोई कहे कि आप स्लोप ऑफ AC लिखिए, स्लोप ऑफ AC लिखिए और डायग्राम दिखाए ऐसे, AC का हमको स्लोप कह रहा है, देखो A रहा यहाँ और C रहा यहाँ, इसका स्लोप। तुम सोचोगे इसके स्लोप की बात क्यों हो रही है, इसके स्लोप की बात इसलिए हो रही है
कि अगर AC का जो स्लोप होगा वही स्लोप अगर इस BA वाली लाइन का हो जाएगा, दोनों के स्लोप सेम होंगे तो दोनों सेम लाइन है, और हम भी तो यही चाहते हैं कि सेम लाइन पे रहे। तो हमारा आंसर तभी आएगा जब हम AC के स्लोप को BA के स्लोप के इक्वल कर दें, तभी तो लाइन सेम रहेगी, दोनों के स्लोप को इक्वल करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे स्लोप ऑफ AC चाहिए होगा, और AC का स्लोप कैसे निकलेगा उसको मैं समझाता हूँ। AC का स्लोप कैसे निकलेगा उसको समझाता हूँ। अब आप देखिए AC के स्लोप को निकालने का तरीका, ये देखिए, थोड़ा सा इसको छोटा मोटा कर लेते हैं। AC का स्लोप आराम से देखना, AC ये रहा A और यहां तुम्हारा C है। स्लोप ऑफ AC जब भी निकलेगा तो निकलेगा वो, आप पहले y वाला पार्ट लिखो C का, माइनस y वाला पार्ट लिखो A का, अपॉन x वाला पार्ट लिखो C का, माइनस x वाला पार्ट लिखो A का, और बस इसको सॉल्व कर लो। अब देखो y वाला पार्ट C का y वाला पार्ट, ये है C का y वाला पार्ट, अब ये है C का x वाला पार्ट, अब y का C वाला पार्ट, y का C वाला पार्ट है भैया VT अपॉन √2, माइनस माइनस y का A वाला पार्ट, y का A वाला पार्ट, इसका मतलब ये है कि आपको A के लिए y पार्ट लिखना है। अब देख लो भैया, ये रहा A, ये y A है, और इससे पहले जो VT लिखा हुआ दिख रहे हो, V1T जो लिखा हुआ दिख रहे हैं भैया, ये है हमारे पास A का x वाला पार्ट, ये हमारे पास A का x वाला पार्ट है। आराम से देखो, x का x, ये हो गई कहानी। अब बस इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो, तुमको मजा आ जाएगा। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो। अब देखो ये कितना हो गया, YA 0 अपॉन, नीचे XC चाहिए, मतलब C का x वाला पार्ट, C का x वाला पार्ट ये रहा VT बाई √2, इसको पुट कर दो नीचे VT, और यहाँ ले आओ √2, माइनस माइनस A का x वाला पार्ट, A का x वाला पार्ट, A का x वाला पार्ट ये रहा। अब इसको तुम याद रख दो, ये बन गया V1 इंटू टी, ये बन गया। थोड़ा सा इसको छोटा मोटा करके सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा मोटा करके सॉल्व कर लेते हैं। बड़ा सवाल है, मानता हूँ बड़ा सवाल, लेकिन इसमें से कोई छोटा पार्ट पूछ देगा आपसे, आप इसलिए देखिए, इसको कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें। ऊपर से अगर मैं टी कॉमन लूंगा ना, करना साथ में, तुम देखना, टी कॉमन लूंगा ना तो वहां से आएगा v बाई √2, और नीचे से भी टी कॉमन ले लो, थोड़ा ऊपर से टी कॉमन ले लो, टी कॉमन लेते ही ये बन गया v बाई √2 माइनस यहाँ से बन गया v1, ऐसे बन गया। इसको थोड़ा टी काट लो, तो ऊपर में v बाई √2 अपॉन v बाई √2 माइनस, ये आ गई वैल्यू। ये क्या है भाई, ये स्लोप है, ये है स्लोप, किसका स्लोप, तो ये स्लोप है AC वाली लाइन का। हमारा आंसर कब आएगा, जब AC वाली लाइन का स्लोप BA वाली लाइन के इक्वल हो जाए। तो जब मैं यहां से स्लोप निकालूंगा किसका, BA वाली लाइन का। अब BA वाली लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा भैया, तो y, A के लिए y लिखो, अब B के लिए y लिखो, A के लिए x लिखो, B के लिए x लिखो। अब देखो, अब तुम आराम से देख लो, आराम से देखो, पार्ट देखो, ये देखो, ये कॉपी कर लो, ये देखो, अब वैल्यू लिख लो, वैल्यू लिख लो, ये देखो। अब देखो y लिखो A का,
कितना है देखो, 0 माइनस, अब देखो, अब b के लिए लिखो y, b देखो नीचे आ गया है, ये लिखोगे माइनस ऑफ v2 इंटू टी अपॉन, फिर a के लिए x लिखो, a के लिए x लिखो, ये कितना है भैया v1 इंटू टी, a के लिए y, अरे है ही नहीं 0, यानी कि जब मैं इसको सोच रहा हूं तो मेरे पास एक बढ़िया रिलेशन आ रहा है, ऊपर से टी टी कैंसिल हो गया और ये सिंपल मुझे v2 अपॉन v1 लिखा हुआ दिख रहा है। अरे मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया। अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं तो देखना मैं क्या कर रहा हूं, स्लोप ऑफ एसी, जो स्लोप है किसका, एसी का, उसको बराबर कर रहा हूं जो स्लोप किसका है, बीए का। बस मेरा आंसर आ गया। एसी का स्लोप थोड़ा मोटा तगड़ा आया था, VT/√2 अपॉन VT/√2 माइनस V1T, V1T, और ये बराबर किसके आया था, V2/V1 के, V2/V1 के। जैसे ही इसको सॉल्व किया जाएगा, जैसे ही इसको सॉल्व किया जाएगा उसके बाद से हम ऑप्शन मैच करेंगे तो बड़े आसान तरीके से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। और अब देखो पूछा क्या है इसमें, देखो यहाँ पहुंचो, इसने पूछा है कि आप बताओ v की वैल्यू क्या होगी, तो बस देखो यहाँ से v यहाँ से निकलेगा, ये देखो कहाँ गया, ये देखो यहाँ से v निकालेंगे, यहाँ से v निकालेंगे, और जब यहाँ से v निकालेंगे तो बड़े बेहतरीन तरीके से देखो v कहाँ कहाँ है, एक v यहाँ है और एक v यहाँ है, अब यहाँ से v निकल जाएगा। अब जैसे यहाँ से v निकालोगे तो v इक्वल्स टू आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लेना तुम, माइनस ऑफ √2 v2 v1 अपॉन v1 माइनस का v2, ये इस तरीके से v की वैल्यू यहाँ से आई। ठीक है, तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। आगे थोड़ा सा और कैलकुलेशन जाएगा तो मैं करूंगा तो बोर हो जाओगे, इसीलिए जो है आप इसको कर लीजिएगा। v कॉमन लेकर हटा सकते हैं, जैसे जैसे जिसको अच्छा लगे कर सकते हैं। तो कुल मिला के क्या था इसका कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन ये था, इसका कंक्लूजन ये था कि आपको ये बात यहाँ से समझ में आनी चाहिए थी कि हमारे पास अगर इस तरह का सिचुएशन होता है तो आपको स्लोप इक्वल करना है, स्लोप इक्वल। अब तुम सोचोगे यार इतना बड़ा सवाल आएगा क्या, 5 मिनट खा गया है तो मेरा, इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा, इसके बीच की बातें आएंगी, बीच से बहुत सारी बातें पूछी जाती है। एक तो बीच की बात इसमें यह है कि भाई ऐसा कब हो सकता है, मान लो पूछ दिया था, हम याद रखेंगे कि भाई स्लोप इक्वल होगा तो होगा, तो किसके स्लोप इक्वल होंगे, भाई जिसको एक लाइन में चलना है उसका स्लोप इक्वल कर देंगे। ये सब बात तो अपन ध्यान रख ही सकते हैं, ये सब बात तो ध्यान रख ही सकते हैं। इसीलिए कुछ बातें इसमें से जो निकल के आ रही है उसको ध्यान में रखना। तो हमने क्यों सीखा, हमने सीखा कि अच्छा अगर स्लोप निकालना हो तो ये एक तरीका हो सकता है मैथ्स वाला, ऐसे भी बात बन सकती है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं आराम से। अब आइए अगला टारगेट है क्वेश्चन नंबर 26। अगला टारगेट है क्वेश्चन नंबर 26, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 26 समझते हैं क्या कह रहा है। ये जो 26 की लड़ाई है इसमें कह रहा है, पढ़ो पढ़ ले आराम से, पार्टिकल ए इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड। एक पार्टिकल को तो चलो इसने ग्राउंड से फेंका, प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ग्राउंड से 10 मीटर पर सेकेंड पे 60 डिग्री के एंगल पे फेंका है। और दूसरा को एच हाइट से फेंकना है, दूसरे का नाम बी है, उसको एच हाइट से फेंकना है लेकिन हॉरिजॉन्टल बिल्कुल सीधा, और उसको सीधा फेंकना है 5 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन लेकिन ऐसा हम चाहते हैं कि वो दोनों ग्राउंड पे किसी पार्टिकुलर पॉइंट सी पर आके टकराए। अगर मैं एक ही टाइम पे अगर फेंकूंगा तो दूसरे वाले को कितनी ऊंचाई से फेंकना पड़ेगा। बात को फोटो से बेहतर समझा जा सकता है, फोटो से बेहतर समझा जा सकता है, फोटो से बेहतर समझा जा सकता है। फोटो इसका कहाँ, ये देखिए फोटो से, ए भैया बढ़िया फोटो,
बेहतरीन। देखिए कह रहा है एक पार्टिकल था हमारा ए को हमने यहां से फेंक दिया, ये तीर नीचे पता नहीं क्यों बना दिया उसने, मैंने तो भैया ऊपर ही बनाया था। ये ऐसे फेंका गया यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड से। इस तीर पे ध्यान दीजिए, एक तीर उसने एक्स्ट्रा लगा दिया, सोचा अच्छा लगेगा, 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा। और इसको इसने 60 मीटर से पर सेकेंड से फेंका है, मान लो ये जाके यहाँ पे सी पे गिरता है। अब कह रहा है कि भैया बी को मैं एकदम सीधा फेंकूंगा और बी की ट्रेजेक्ट्री ऐसी होगी और ये भी बी वाला भी सी पे आके टकराए, तो उसके लिए इस एच को क्या रखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो बिल्कुल अब क्लियर है, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। ये तो देखो, इसको तो मैं आसान सवाल मानता हूं, एकदम आने लायक सवाल, आसान सवाल, इजी। अब जरा सोचो, टकराने का एक ही नियम है, सेम टाइम पे पहुंच जाओ, सेम टाइम पे पहुंच जाओ। अरे किसी से मान लो एक दरवाजा है और तुम भी दौड़ के उसी समय पहुंचो, दूसरा भी उसी समय पहुंचो, टकरा जाओगे। ऐसी तो टक्कर हो जाती है ट्रेन में, एक ही समय पे एक दो ट्रेन एक ही पटरी पे आ गई, आमने सामने टकरा गए, एक ही समय पे क्रॉसिंग पे आ गए, तुम भी दौड़ के उसी समय पहुंचे, दूसरा भी उसी समय आ गया, उसी सीढ़ी पे आ गया, टकरा जाओगे। सेम टाइम कर दो, सेम टाइम करो, कोलिजन हो जाएगा। अच्छा, अब टाइम, अब नीचे वाले का, जैसे ए वाले की बात करो, ए वाले की बात करो, तो ए वाले के लिए टाइम पहले निकाल लो कितना आता है। ये तो देखो आसान हो गया भाई, ये हो गया 2u साइन थीटा यानी कि साइन 60 अपॉन, नीचे में आ गया जी, जी के जगह पे 10 रख लेना। जब इसको सॉल्व करोगे 2 तो ठीक है, u तुम्हारा 10 है, साइन 60 होता कितना है, √3/2, जी तुम्हारा 10, 10 10 निकल लिए, 2 2 निकल लिए, √3। तो देखो टाइम तो आ गया √3। अच्छा, अगर अगर बी वाला भी उतना ही टाइम लेगा तो टक्कर हो जाएगी। बी वाला भी इसी √3 सेकेंड के बाद, √3 सेकेंड के बाद अगर वो वहां पहुंच जाए तो टक्कर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, तो बी के लिए बात कर लो, बी के लिए बात, अब बी को तो ऊपर से फेंका है, देखो बी को हॉरिजॉन्टल फेंका हुआ है, ये देखो बी को तुमने हॉरिजॉन्टल फेंका, ये रहा बी, बी को हॉरिजॉन्टल फेंका है। हॉरिजॉन्टल फेंकने का टाइम तुम जानते हो, हॉरिजॉन्टल का टाइम क्या होता है भैया, ये होता है टी, यहाँ 2u sin थीटा पूंजी मत करो ना, √2h/g। इसका मतलब अगर ये √2h/g मेरा √3 हो गया तो उस h पे टक्कर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या दिक्कत है। अब यहां से अगर मैं g के जगह 10 रखता हूं तो ये कहानी कैसी बन जाएगी, ये 2 से ये g को काट दो, नीचे क्या बचा 5, g 10 है, तो अंडर रूट h, और नीचे क्या है भैया √5 इक्वल्स टू कितना हो गया √3, इसीलिए यहां से √h बराबर √15, ठीक है नहीं, तो यहाँ से h चाहिए, तो h कितना आ गया 15 मीटर, h आ गया 15 मीटर, मतलब 15 मीटर की ऊंचाई से एकदम सीधा फेंकोगे तो टक्कर हो जाए। आसान सवाल, इजी। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 30 की, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 30 की, बड़े आराम से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, 30 समझ लेते हैं क्या है भाई। 30, अ वेरी ब्रॉड एलिवेटर। हाँ भैया, बढ़िया सवाल, आने लायक सवाल, सुंदर सवाल। पढ़ो पहले, पढ़ो पहले। वेरी ब्रॉड एलिवेटर, वेरी ब्रॉड एलिवेटर इज गोइंग वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, कितने से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, और वेलोसिटी उसकी जब 4 मीटर पर सेकेंड थी तब उसमें से थ्रो किया गया। पहली बात तो इसमें इसको दो स्टाइल समझा जा सकता है, अच्छा सवाल है, इसमें से 2 3 सवाल और निकल सकते हैं, मैं समझाता हूं, देखना ध्यान से। मान लो ये कोई एलिवेटर है, ये कोई बड़ा सा एलिवेटर है, और जिस एलिवेटर में ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
और इस एलिवेटर से यहां से प्रोजेक्शन किया जा रहा है, यहां से प्रोजेक्शन किया जा रहा है 30 डिग्री एंगल पर। तो मान लो कुछ इस तरीके की ट्रेजेक्ट्री बन के आ रही, 30 डिग्री में फेंक दिया, ऐसी ट्रेजेक्ट्री आ रही। ये लिफ्ट है, एलिवेटर है, लिफ्ट है, एलिवेटर है, जो भी आप समझना चाहें। ये ऊपर ऐसे जा रहा था और इसमें एक्सेलरेशन है, और वो कितना है, तो वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, मैं मानता हूं कि जिस समय फेंका गया वो 4 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, ये थ्रो के समय जब तुम इसको प्रोजेक्शन करते हो, ये प्रोजेक्शन टाइम पर लिफ्ट की वेलोसिटी, लिफ्ट कहो एलिवेटर कहो, उससे सवाल को क्या फर्क पड़ता है, लिफ्ट की वेलोसिटी प्रोजेक्शन के समय, लिफ्ट की वेलोसिटी। अच्छी बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और बात है, जो इसको फेंका गया है ना, उसको फेंका गया है 4 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन ये 4 मीटर पर सेकेंड किसके रिस्पेक्ट में, ये 4 मीटर पर सेकेंड उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है जो खुद लिफ्ट पे है, यानी कि ये है विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोर, ये है फ्लोर लिफ्ट का, फ्लोर के रिस्पेक्ट पे, और इसी फ्लोर पे एक ऑब्जर्वर मैंने ग्रीन कपड़े में रख दिया उसको, ये है। अब बात ये है कि सारा आंसर जो अपने को है इसी फ्लोर वाले ऑब्जर्वर के लिए चाहिए। ये फ्लोर वाला जो ऑब्जर्वर है, सही मायने में इस फ्लोर वाले ऑब्जर्वर की बात सोचो, ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का ऑब्जर्वर है, और जब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करता है, तो ये न्यूमेरिकल जब सॉल्व करता है तो ये यहाँ पे स्यूडो फोर्स यूज करेगा, स्यूडो फोर्स यूज करेगा। अब स्यूडो फोर्स यूज करेगा, अब तुम इतना जानो मत क्योंकि बात काइनेमेटिक्स का है, लेकिन एक शॉर्ट में तुमको बात बताता हूँ। जब ये ऑब्जर्वर न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा तो ये स्यूडो फोर्स यूज करेगा, मतलब ये क्या करेगा, ये सही मायने में ये जो फॉर्मूला लगाएगा, वो जो ऑब्जर्वर है ग्रीन वाला, वो जो फॉर्मूला लगाएगा वो डायरेक्टली t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी जब लगाएगा तो वो गलती कर देगा, क्योंकि सोचो ये तो ग्राउंड के फ्रेम में होता है, लेकिन ऑब्जर्वर में एक्सेलरेशन है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि टी का जो असली फॉर्मूला है वो है ही नहीं। असली फॉर्मूला है टी इक्वल्स टू 2ui अपॉन ए वाई, और ए वाई को कुछ लोग जी इफेक्टिव भी बोल सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं। अब जरा सोचो, 2ui, ui मतलब तुमने इसका u का y कंपोनेंट ले लो, तो देखो y कंपोनेंट क्या बन जाएगा, इधर 4 cos 30 और ऊपर में 4 sin 30, 4 sin 30 मतलब 2, यानी कि यही जो बनेगा ये u का y कंपोनेंट बनेगा, ऑब्जर्वर खुद खड़ा है लिफ्ट पे। अच्छा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तो यू वाई के जगह पे 2 रखूंगा, नीचे ए वाई, ए वाई, ए वाई मतलब जी इफेक्टिव, समझिएगा जी इफेक्टिव, बिल्कुल न्यूटन्स लॉ सोचो, तो भाई जी इफेक्टिव, भाई जी तो 10 है और एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन है 2, तो वो जुड़ेगा, सोचो यही तो होता है, ओवरऑल एक्सेलेरेशन जुड़ता ही तो है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसी तो तुम निकालते थे, लिफ्ट में ऊपर एक्सेलेरेशन है जी इफेक्टिव जी प्लस ए, तो वही तो हमने किया है, इसको हमने यहाँ पे जी इफेक्टिव को जी प्लस ए ही तो किया है। अब बस इसको सॉल्व करोगे, 2 2 4 और नीचे 12, 1/3 सेकेंड, ये 1/3 सेकेंड की बात बन गई, 1/3 सेकेंड की बात बन गई। और इसने क्या पूछा है हमसे, इसने अच्छा इसने टाइम ही पूछा है, तो ये तो 1/3 सेकेंड आ गया, ये तो एक बात हुई। लेकिन मैं मान लो इसी सवाल को लिफ्ट के फ्रेम में न पूछ के अगर मैं तुमसे पूछता ग्राउंड फ्रेम में, बिल्कुल आने लायक सवाल है, ग्राउंड फ्रेम में, इस पे थोड़ी चर्चा कर लो, यही तो फायदा होता है डिस्कशन का और सॉल्यूशन का।
अब तुम सोचो, मेरे से अब तुम जैसे टेस्ट हुआ है, टेस्ट का हमने सॉल्यूशन दिया, अब मैं इतना बड़ा बड़ा उसमें सॉल्यूशन लिखूंगा तो तुमको लगेगा कि तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, जो अपने को सबसे बोरिंग लगता है। तो इसीलिए डिस्कशन में कम करवाओ लेकिन डिटेल कराओ, ताकि फील हो जाए पूरा ऐसा कि सवाल अब कितना भी घुमाए कर लेंगे। अब ग्राउंड फ्रेम में मान लो किसी ने पूछा, मतलब अब ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है, अब जो ऑब्जर्वर है, अब ऑब्जर्वर एट ग्राउंड, ऑब्जर्वर एट ग्राउंड है, जरा सोचो। तो उस कंडीशन में ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को, ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को जो एक्सीलरेशन की इफेक्टिव वैल्यू दिखेगी, एक्सीलरेशन की जब उसको इफेक्टिव वैल्यू दिखेगी तो उसको क्या दिखेगा, जरा सोचो। एक्सीलरेशन की इफेक्टिव वैल्यू वो क्या देखेगा, वो कहेगा कि भाई ग्राउंड से तो मैं एक ही एक्सीलरेशन समझता हूँ, बॉल को तुमने हवा में फेंक दिया, तो ग्राउंड से वो ए इफेक्टिव को 10 कहेगा, ए इफेक्टिव को ग्राउंड से देखने पे 10 कहेगा। अच्छा, लेकिन जो u का y कंपोनेंट है इसमें फर्क पड़ जाएगा। u का y कंपोनेंट क्या होगा समझिएगा, एक तो 4 जिससे वो फेंका गया है, और उस समय समझना 4 sin 30 भी, सोचो ये 4 तो लिफ्ट की वेलोसिटी थी उस समय फेंकते समय, और 4 sin 30 एक तरीके का uy जो तुम्हारे पास था वो। तो अब इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा ना, तो uy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6। अब लड़ाई ये है कि अगर ux, अरे ux तो जीवन में कभी नहीं बदलता, तो ux तो सेम रहेगा, वो 4 cos 30 ही रहेगा, बस बदला क्या, uy बदला, और a इफेक्टिव को 10 लोगे जब ग्राउंड फ्रेम में। आराम से सुनो, ग्राउंड फ्रेम से जब तुम भेजोगे तो ग्राउंड फ्रेम से तो देखने पे तुम नीचे खड़े हो और कोई आदमी कहीं से कुछ भी फेंक दे तो तुमको तो हवा में जी दिखेगा उसका एक्सलेशन, तो ए इफेक्टिव 10 रख देना। अच्छा, एक्स कंपोनेंट में कोई चेंज कभी होता नहीं तो ये ऐसे रख देना। अब रही बात यू वाई, क्या लोगे, यू वाई मतलब ऊपर की वेलोसिटी, लिफ्ट भी ऊपर जा रहा है तो उस समय उसकी वेलोसिटी 4 तो पहले से ही है बॉल पे, और उसके बाद फेंक भी दिया उसको तो उसका ऊपर का कंपोनेंट 4 sin 30, इसीलिए uy6 होगा और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये सॉल्व होगा। चले इसको समझे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33। अब ये भाई 33 जो है ये थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाता है, 33 थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाता है। 33 सावधानी से करने का है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वगैरह लगाते हैं, यहां से ये बात इसकी समझ में आती। देखिए ये क्या है मामला 33 का। 33 में हमसे कहा जा रहा है, 33 में आराम से समझिएगा कि 2 particles projected from a point at the same instant with velocity whose horizontal components and vertical components are u1 v1 और ये है तुम्हारे पास u2 v2 respectively. The time interval between their passing through the other common point of their path other than origin is, अच्छा other than origin is, अब देखो क्या है, क्या है समझना, आराम से समझो। दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल को सेम टाइम में सेम पॉइंट से इसने फेंका, ठीक है, और फेंकते समय जो कहानी थी उसके लिए एक के लिए x कंपोनेंट u1 था और y कंपोनेंट v1 था, दूसरे के लिए x कंपोनेंट u2 था, x भी बदल गया उसका दूसरे का और y कंपोनेंट भी बदला। अब कह रहा है टाइम इंटरवल बिटवीन, मतलब तुमसे डेल्टा टी पूछा है, टाइम इंटरवल बिटवीन देयर पासिंग थ्रू कॉमन पॉइंट। अब कोई कभी ना कभी वो लोग हवा में किसी कॉमन पॉइंट पे जाके टकराएंगे, तो उस कॉमन पॉइंट पे मान लो एक पहुंचता है t1 टाइम में और दूसरा पहुंचता है t2 टाइम में, तो तुमसे पूछा है इनके बीच में टाइम का गैप बताओ, तो तुम कहोगे इनके बीच का टाइम का गैप क्या हो जाएगा, t1 माइनस t2। सोचो, मैं मान लो इनको मान लो मुझे किसी पेड़ पे इनको फेंकना है, तो मेरा एक पार्टिकल पेड़ पे पहुंचा t1 पे, दूसरा पहुंचा t2 पे, तो एक ही जगह पे पहुंच गया।
अब उसके लिए मुझे T1 माइनस T2 फाइंड करना है, T1 माइनस T2 फाइंड करना है। अब देखो मैं तुमको एक एडवाइस देता हूँ, इसमें इसका तुम रिजल्ट ध्यान भी रख सकते हो, डायरेक्ट सवाल आ सकता है डायरेक्ट। तो जब किसी कॉमन पॉइंट पे जाने की बात होगी तो इसका रिजल्ट ध्यान रखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब देखो भैया मेरे से, अब सवाल तुम समझ गए। इसका एक फोटो, इसका अगर एक फोटो यहाँ पे डाला जाए, 33 का फोटो मैंने ये देखो बनाया था, इसको एक प्रिंटेड फोटो यहाँ पे डालता हूँ। जो बात मैंने बोली है अब ये बात फोटो से क्लियर होगी। ये देखिए यही तो बात है, एक को भेजा ऐसे, एक को भेजा ऐसे, और जब एक को भेज रहे थे तो उसकी वेलोसिटी अब वो इस तरीके से यहाँ पे आ गया। अब दूसरे को भेजा ऊपर से, तो दूसरा हमारा ऐसे करके आ गया। दोनों एक कॉमन पॉइंट पे मिले, जिस कॉमन पॉइंट पे मिलेंगे उस समय उस कॉमन पॉइंट की जमीन से हाइट को हमने y मान लिया, और उस कॉमन पॉइंट का जो x डिस्टेंस है उसको x मान लिया। भाई ये ना तो मैक्सिमम हाइट है ना ही ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। मैक्सिमम हाइट होता तो एच का फॉर्मूला लगाते, मैक्सिमम डिस्टेंस होता तो रेंज का फॉर्मूला लगाते। ये ना तो मैक्सिमम हाइट ना ही मैक्सिमम रेंज है, बीच का सिचुएशन है, इसीलिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ही एकमात्र ऑप्शन है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ही एकमात्र ऑप्शन है। क्योंकि दे रीच एट सेम पॉइंट एट डिफरेंट टाइम। अब y और x का रिलेशन है, तो एक बार इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पहले के लिए लगाओ और दूसरी बार इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दूसरे के लिए लगाओ। अब तुमको थोड़ा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी याद आना चाहिए, वो क्या होता है, y इक्वल्स टू होता है x tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये याद नहीं होगा मजा नहीं आएगा। आप समझिए, क्योंकि बीच के सिचुएशन की बात है इसीलिए y और x में रिलेशन चाहिए। अब हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ही लगा पाएंगे, दूसरा कोई उपाय हमारे पास नहीं। और थोड़ी बात इसमें करते हैं। अब जरा देखो इसमें क्या क्या बात हो सकती है, पहले कुछ स्लाइड की व्यवस्था होगी। अब समझे आप इसको। मेरे से कोई कहेगा x है ना, फर्स्ट पार्टिकल के लिए बात कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं बोलूंगा भैया देखो x की तो कोई टेंशन नहीं है, मान लो t1 उसके लिए टाइम था तो u1 इंटू t1। यहां से मैं t1 निकाल लेता हूं, तो t1 यहां से निकालूंगा x के लिए आएगा x अपॉन u1। ऐसे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमको टाइम चाहिए, एक को टाइम जितना लगेगा दूसरे का टाइम जितना है उसी को घटाना पड़ेगा। अब इसके लिए x अब मैं सेकेंड के लिए चाहूंगा, तो ये लगेगा मेरा u2 इंटू t2। यहाँ से जब मैं T2 निकालूंगा तो ये आएगा x अपॉन u2। अब T1 भी पता है T2 भी पता है, मुझे क्या चाहिए भाई डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा T1 माइनस T2, घटा दो, x कॉमन ले लो, तो यहाँ से हो जाएगा 1/u1 माइनस 1/u2। ये तो तुमने डेल्टा टी निकाल लिया, रख लिया, ठीक है भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, डेल्टा टी आ चुका है। अब एक एक करके इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी पहले का लगाओ, देखना क्या हो रहा है। यहाँ पे y सेम होना चाहिए, समझो सेम हाइट पे जाना चाहिए दोनों को, y सेम होना चाहिए। और y मैं निकाल नहीं पाऊंगा, इसीलिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की हेल्प से y निकालूंगा दोनों बार और उसको सेम करूंगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से y निकाल के इसको सेम करूंगा। देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अपने को पता है x tan थीटा होता है, पहले के लिए लिख रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट के लिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ सेकेंड के लिए। y सेम है, सेम हाइट पे आएंगे तभी तो टक्कर वक्कर होगी भैया। भैया देखो ये y दोनों के लिए सेम है, ये रहा। अब देखो भाई, अब देखो, ये देखो यहाँ पे आ जाओ, कलर चेंज कर देते हैं। अब देखो पहले के लिए x tan थीटा नहीं, परपेंडिकुलर बाई बेस,
टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा, क्या मैं इसको टेन थीटा को सिंपली v1 अपॉन u1 लिख सकता हूं क्या? सोच के देखो, टेन थीटा ऊपर नीचे v1 अपॉन u1 लिखा जा सकता है, v1 अपॉन u1, ठीक है भाई। अब माइनस 1/2 में कोई दिक्कत नहीं है, जी एक्स स्क्वायर अपॉन, देखना उस समय u का x कंपोनेंट इसने u1 कहा है, तो u1 का स्क्वायर इक्वल, अब देखना x तो ठीक ही है, x इक्वल होना है। अब इसके लिए टेन थीटा, अरे ये v2 y का टर्म और नीचे x का टर्म u2, अब देखना -1/2। अब उसके बाद g में कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं, नीचे अब हमको लिखना है ux का स्क्वायर, यहाँ का ux u2 है तो u2 का स्क्वायर। बस ये लड़ाई करी, ये लड़ाई करी, खेल खत्म। ये तो डेरिवेशन है, ये लड़ाई करी, खेल खत्म। और यहां से मुझे पूछा है इसने, क्या चाहिए इसको, x चाहिए, यहां से इसको चाहिए, कह रहा है द टाइम, अच्छा डेल्टा t की वैल्यू चाहिए t1 माइनस t2। अब यहां से मुझे t1 माइनस t2 निकालना है, t1 माइनस t2, यानी कि मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, यानी कि ये फाइंड कर लिया तो काम बन गया। अब ये डेरिवेशन है, अपने को इतना डिराइव करने के लिए कोई थोड़ी कहेगा, तो मैंने तुमको तरीका बताया कि ऐसा कब होगा, ऐसा अब होगा जब मैं यहां से डेल्टा, इस इक्वेशन की हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से डेल्टा टी निकालूंगा। और डेल्टा टी निकालने का सीधा मतलब है ये निकालना, वन अपॉन वाई वन माइनस वन अपॉन वाई टू इंटू एक्स निकालना, उसको मैं यहां से निकालूंगा। जैसे ही मैं उसको यहां से निकालूंगा, मेहनत करूंगा, जो तुमको करनी नहीं है, तुमको अब समझ में लेना है कि यहां से जो डेल्टा टी तुम निकालोगे, और डेल्टा टी का मतलब होता है x टाइम्स 1/u1 माइनस 1/u2, तो जो तुम्हारे लिए कंडीशन आएगी वो आएगी 2/g, और ये आ जाएगा तुम्हारा v1 u1 माइनस v2 u2 अपॉन u1 प्लस u2। ये रिलेशन आएगा, ये रिलेशन आएगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इतना बड़ा डेरिवेशन ध्यान नहीं रखना। हाँ, हम स्टेप समझ गए, बात समझ गए, अच्छा ऐसे होता है, ठीक है भाई। तो ये सिचुएशन जब रहेगा तो मैं ऐसे डील करूंगा, इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी लगाऊंगा, इक्वल करूंगा। क्या समझना है कि जब भी अपने को इस तरह का सवाल हो, कहाँ मिलेगी बॉडी, कैसे जाएगी, अब उस समय में कोई रैंडम सिचुएशन दे दे, ना मैक्सिमम हाइट की बात हो, ना मैक्सिमम रेंज की बात हो, तो इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी की मदद लेने से बात बनती है। इसको याद रखा जा सकता है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब आओ समझ जाओ, मजे से आओ। क्वेश्चन नंबर, अब बारी है 34 की। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, आओ समझते हैं। 34 क्या कह रहे हैं, चलिए ये कह रहे हैं, 34 क्या कह रहे हैं, चलिए ये कह रहे हैं कि इफ अ स्टोन इज टू हिट अ पॉइंट विच इज एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर अवे एंड एट अ हाइट 50 मीटर अबव द पॉइंट फ्रॉम वेयर द स्टोन स्टार्ट्स। अच्छा, एक तो 100 मीटर दूर है, 50 मीटर ऊपर है, उस पर जाकर ठोकना है। पत्थर तुम्हारे हाथ में है, नीचे खड़े हो, और सामने वाली खिड़की में तुमको पत्थर मारना है, और वो मान लो तीसरी मंजिल का है, और दूरी भी है 100 मीटर दूर खड़े हो, 100 मीटर दूर खड़ी होके तीसरी मंजिल के मकान के खिड़की को तोड़ना चाहते हो, तुम शैतान हो। उस कंडीशन में तुमसे पूछा है कि कितने स्पीड से फेंकोगे अगर 45 डिग्री पे फेंकना चाहते हो। बढ़िया सवाल, बिल्कुल शैतानी वाला सवाल, बिल्कुल शैतानी वाला सवाल। देखिए, बिल्कुल शैतानी वाला सवाल। आइए, फोटो ऐसा है, ये रहा, ऐसे ऐसे, मतलब तुम यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो के ऐसे ऐसे पत्थर फेंक रहे हो, 45 डिग्री एंगल पे सामने कोई खिड़की है, इसको आप तोड़ना चाहते हैं ऐसे, जो कि 100 मीटर दूर है।
यहाँ से, और 50 मीटर उसकी ऊंचाई है। इसको आप तोड़ना चाहते हैं तो आपसे पूछा है यू कितना होगा, कितनी स्पीड से फेंकोगे, ऐसा तुमसे पूछा है। अब ऐसी जब कंडीशन हो, एक तो तुमको हाइट पता है, कैसे भी निकाल सकते हो, एक तो हाइट पता है, रेंज पता है, जैसे पता हो। अब चूंकि इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी से भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कैसे कर सकते हैं भाई, कलर 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 कलर, ये अब आ जाओ भाई, हम लगाएंगे रिलेशन y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा। ये देखो, अब ये 45 पे फेंका तो मैक्सिमम रेंज तक जाता, लेकिन अपने दूर उतना दूर लेके नहीं जाना है, 100 पे ही जाके उसको ठोक देना है। तो y बराबर x, फिर भी बीच की सिचुएशन की बात हो गई, तो इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी बड़ा काम आता है बीच के सिचुएशन के लिए। तो y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। y मतलब हाइट, कितने हाइट पे लेके जाना चाहते हैं, 50 पे, कितनी दूरी पर है, 100। 45 पे फेंक रहे हैं, 10 45 क्या होता है, 1 माइनस 1/2 जी 10 ले लेते हैं, x ये कह रहा है 100 दूरी पर है तो 100 का स्क्वायर अपॉन अपॉन यू स्क्वायर, यही तो चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस 45 1/√2 इसका स्क्वायर। यही सब जब नाटक करेंगे, सॉल्व करेंगे, आप जीनियस से, आपको आता है, तो यहां से u की वैल्यू आ जाएगी। यही जब तुम सॉल्व करोगे तो u आ जाता है तुम्हारा √2000, और जिसको कहा गया है 20√5। यही तो था सोल्यूशन में, यही तो था, बिल्कुल आसान तो था। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि बीच का कोई सिचुएशन जब दे दे तो हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगाएंगे। बीच के सिचुएशन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगता है, बड़े आराम से चीजें सॉल्व हो जाती है, तो आप इसको बढ़िया से तैयार कर लें, सोच लें। ये 3 नंबर का था, अब जो अगला डिस्कशन होगा वो 4 नंबर का होगा। आप इसको तैयार करें, बढ़िया से करें। अब उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आए तो फिर बताना, फिर काम करेंगे, काम पूरा करेंगे, कोई इफ बट नहीं चाहिए, रिजल्ट पूरा चाहिए, 100% रिजल्ट, सबका रिजल्ट चाहिए भाई, सबका रिजल्ट चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, तुम यहाँ सोचने और प्लान करने के लिए नहीं हो, सोचने और प्लान करने के लिए मैं हूँ। तुम बस अपनी प्रॉब्लम बताओ, उसका सॉल्यूशन लो। सॉल्यूशन लेने का मतलब है जैसे बताऊं उसको फॉलो करो। मैंने देख रखा है, जो लोग जितने ज्यादा तेज बनते हैं उतनी ज्यादा परेशानी में पड़ते हैं। सबसे आसान काम है, जस्ट फॉलो माई लीड। चलिए, एंजॉयस।